विद्यार्थी मित्रों, शुभ प्रभात। मैं शशिकांत शंकर शिंदे आप सभी का ऑनलाइन शिक्षा में स्वागत करता हूं। मेरे स्कूल का नाम है चेंबूर नाका मनपा मराठी माध्यमिक शाला चेंबूर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम उपयोजित लेखन विभाग में से गद्य आकलन और वृत्तांत लेखन इन दो घटकों का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें पहले यह जानना जरूरी है कि हमारी कृति पत्रिका में उपयोजित लेखन 26 अंक के लिए पूछा जाता है। उपयोजित लेखन में पत्र लेखन, गद्य आकलन, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन के प्रश्न होते हैं, जिसमें से गद्य आकलन के लिए 4 अंक होते हैं और वृत्तांत लेखन के लिए 5 अंक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गद्य आकलन किस तरह से किया जाता है वह देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल्य है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। तो सबसे पहले यह भी जान लीजिए कि कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 5A-2 में गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों का एक अपठित गद्यांश दिया जाए। उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने के लिए कहा जाएगा। प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए और उनके उत्तर गद्यांश में उपलब्ध हो। अपठित परिच्छेद पर आकलन हेतु प्रश्न तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न तैयार करने से पहले परिच्छेद को 2 बार पढ़ें। जो प्रश्न हमें गद्य आकलन के लिए कृति पत्रिका में गद्यांश दिया जाएगा, उसके लिए आपको सबसे पहले परिच्छेद यानी उस गद्यांश को 1 या 2 बार पढ़ लेना चाहिए। उसे पढ़ लेने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यह गद्यांश किस विषय पर आधारित दिया गया है और उससे आपको प्रश्न तैयार करने के लिए आसान हो जाएगा। एक बात प्रश्न तैयार करते समय ध्यान में सबसे पहली बात लेनी जो जरूरी है वह है कि परिच्छेद को 1 या 2 बार पढ़ लेना। उसके बाद प्रश्न मन में तैयार करके उसका उत्तर ढूंढे, फिर प्रश्न लिखे। यानी प्रश्न जो आपको तैयार करना है उसका उत्तर भी उसमें ही शामिल होना चाहिए। प्रश्न तैयार करने से पहले उसका जो उत्तर है, उसका उत्तर क्या हो सकता है, वह भी आपको सबसे पहले वो जान लेना जरूरी है। अगर प्रश्न तैयार हो गया लेकिन उसका उत्तर ही गद्यांश में नहीं है, तो ऐसा प्रश्न आपका अगर आपने किया भी तो वह गलत हो जाएगा। इसके लिए प्रश्न तैयार करने से पहले उसका उत्तर भी उसमें ही शामिल हो और वह उत्तर प्रश्न संक्षिप्त यानी छोटा हो कि जिसका उत्तर एक वाक्य में ही आना चाहिए। इस प्रकार का ही प्रश्न तैयार करें और प्रश्न तैयार करने से पहले मन में वह प्रश्न तैयार कर लेना चाहिए और उसका उत्तर भी उसमें आना चाहिए, यानी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न सरल, छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। जो प्रश्न है वह सरल मतलब बिल्कुल आसान होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कृति पत्रिका में बहुत से विद्यार्थी बहुत सारी गलतियां करते हैं कि प्रश्न तैयार करते समय वह प्रश्न पहले ही सिखा होता है सभी अध्यापकों ने कि सरल, छोटा एवं स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन कोई कोई विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक एक दो दो पंक्तियों का प्रश्न तैयार करते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न कभी भी विद्यार्थी मित्रों नहीं होता, क्योंकि प्रश्न हमेशा छोटे, सरल और स्पष्ट होने चाहिए कि जिनके उत्तर मैंने पहले भी कहा कि एक ही वाक्य में आने चाहिए। उत्तर परिच्छेद के अनुसार संक्षिप्त होने चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर या उदाहरण देकर न लिखा जाए कि जैसे मैंने कहा कि प्रश्न छोटे अगर होंगे तो उनके उत्तर भी छोटे ही होंगे, एक वाक्य में ही होंगे। अगर प्रश्न आप बड़ा तैयार करते हो 1 या 2 पंक्ति का, तो वह प्रश्न नहीं होता। लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं, तो लेकिन इसके बाद ऐसी गलती आप ना करना, क्योंकि प्रश्न अगर छोटे होंगे तो उनके उत्तर भी छोटे ही होंगे। प्रश्न लिखते समय उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए।
जो आप प्रश्न तैयार करते हैं उसमें सबसे जरूरी बात है कि प्रश्न तैयार करने के बाद आखिर में उसको प्रश्न चिन्ह देना, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी प्रश्न तो तैयार करते हैं लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं देते। अगर प्रश्न चिन्ह आप नहीं देते हो तो आपका वह प्रश्न नहीं कहलाएगा, उसको आपको अंक नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रश्न तैयार करते समय आप हमेशा प्रश्न चिन्ह देने के लिए ना भूलें। प्रश्न ऐसे हो, प्रश्न किस तरह के हो वह अब हम देख रहे हैं कि तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। जो प्रश्न आप तैयार कर रहे हो वो सार्थक, सार्थक यानी क्या, अर्थपूर्ण हो। मतलब प्रश्न पढ़ने के बाद उसका अर्थ तुरंत समझ में आना चाहिए और उसका जवाब या उत्तर क्या होगा वह भी तुरंत आपको आना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ प्रश्न लिखने हैं, उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। और आपको प्रश्न तैयार करने के लिए ही अंक मिलने वाले हैं, उस प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं है। अगर उस प्रश्न का आप उत्तर लिखते हो तो उस उत्तर के लिए आपको किसी भी प्रकार के अंक नहीं मिलेंगे और आप अपना वक्त भी जाया करेंगे। और इसीलिए आपको क्या करना है कि सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, क्योंकि प्रश्न अगर आपको तैयार करते आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि आपको जो गद्य दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, वह आपके समझ में आया है। क्योंकि किसी भी समय आपको अगर प्रश्न तैयार करते आ रहा है तो उसका उत्तर भी आपको आ रहा होगा, ऐसे समझ आता है। इसका ही मतलब क्या होता है कि आपको गद्य अच्छी तरह से समझ आया है और वह गद्य किस विषय पर आधारित है वह भी आपको समझ में आया है और इसी के लिए आपको अंक मिलते हैं। और इसीलिए आपको सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, उसके उत्तर नहीं। प्रश्न के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो। ध्यान में रखें कि कभी भी आपको यह बात ध्यान में रखकर ही प्रश्न तैयार करने हैं कि जो प्रश्न आप तैयार कर रहे हो उसका उत्तर भी उसी गद्यांश में, जो आपको आपके कृति पत्रिका में दिया है, उसी गद्यांश में होना चाहिए। अगर उस गद्यांश में उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो और इस प्रकार का प्रश्न आप अगर तैयार करते हो तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो यह बात आप जरूर ध्यान में रखें कि प्रश्न के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही होने चाहिए। रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। मैंने अभी भी कहा कि कभी बहुत से सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रश्न तो तैयार करते हैं लेकिन उस प्रश्न के लिए प्रश्न चिन्ह देना भूल जाते हैं। क्योंकि प्रश्न पढ़ते समय आपके ध्यान में भी आ रहा होगा कि यह प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न को प्रश्न चिन्ह अगर नहीं दिया जाए तो वह प्रश्न नहीं कहलाता और उसी के लिए आपको अंक है। यह ध्यान में रखें, क्योंकि प्रश्न चिन्ह के लिए आपको अंक है, प्रश्न सरल स्पष्ट अगर आप तैयार करते हैं उसी के लिए अगर आपको अंक है, तो यह मूल्यमापन के समय सभी शिक्षक ध्यानपूर्वक देखकर ही उस कृति पत्रिका का मूल्यमापन करते हैं। और इसीलिए प्रश्न चिन्ह अगर आप नहीं देते हो तो उसके लिए भी आपको अंक नहीं मिलेगा। और आप अगर ऐसे समझोगे कि मैंने कृति पत्रिका में तो सारे प्रश्न लिखकर मैं आया था, 4 प्रश्न मैंने अच्छी तरह से तैयार किए थे, लेकिन उसके लिए मुझे अंक क्यों नहीं मिल रहे? तो उसका एक कारण हो सकता है विद्यार्थी मित्रों कि आपने प्रश्न चिन्ह वहां पर लगाना आप भूल गए होंगे। तो यह भूल कर भी मत करना, क्योंकि उसी के लिए आपको अंक है। प्रश्न रचना का कौशल प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता है। प्रश्न रचना का जो कौशल्य है उसे अगर आपको प्राप्त करना है, यानी आपको अच्छी तरह से अगर प्रश्न तैयार करने सीखना है तो आपको उसका ज्यादा से ज्यादा सराव करना, अधिकाधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करना है विद्यार्थी मित्रों कि गद्यांश जो आपको दिया जाता है उसको 1 या 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना उस जरूरी है, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद ही वह गद्यांश किस विषय पर आधारित है यह आपको समझ आएगा। और वह विषय आपको अगर समझ आ गया तो उसका प्रश्न तैयार करने के लिए आपको आसान हो जाएगा। और प्रश्न तैयार करते समय उसका उत्तर क्या हो सकता है वह भी आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, सराव की आवश्यकता है। प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। मैंने अभी भी कहा कि प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको अंक नहीं है, उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न तैयार करने के लिए आपको अंक है।
तो उसका प्रश्न ही लिखना है, उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि जो प्रश्न हम लिख रहे हैं उसका उत्तर गद्यांश में हो और प्रश्न सरल स्पष्ट हो, ताकि वह पढ़ने में आसान भी हो और उसका जवाब भी एक वाक्य में ही या एक शब्द में ही आना चाहिए। इसी प्रकार का प्रश्न हमें तैयार करना है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी आवश्यक है। जो आपको गद्यांश पूरा दिया गया हो, जो 100 से 120 शब्द तक का गद्यांश आपको दिया जाता है, यानी 7-8 पंक्ति का आपको गद्यांश दिया जाता है, उस गद्यांश को मतलब पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक पर आधारित ही आपको प्रश्न तैयार करने हैं। हर एक पंक्ति के लिए या 2 पंक्ति के लिए एक सवाल आपको या एक प्रश्न आपको तैयार करना, यह भी ध्यान में रखें। अभी प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द निम्नानुसार है। जो प्रश्न निर्मिति के लिए शब्द होते हैं कि मैंने आपको अंक किस लिए मिलने वाले, प्रश्न तैयार करने के लिए, तो प्रश्न तैयार करते समय इन शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कि कितना, किसका, कौन सा, कौन से, कौन सी, कैसे, क्यों, क्या, कहा, कब, कौन, यह सब शब्द प्रश्न में आते हैं और इसी शब्दों के साथ ही प्रश्न तैयार होते हैं। आप एक उदाहरण के तौर पे देखोगे, आगे हम उदाहरण देखने वाले हैं, सभी प्रश्नों को अगर आप देखोगे तो सभी प्रश्नों में ये सब जो शब्द है, इन्हीं शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया गया है और इन्हीं शब्दों के माध्यम से ही प्रश्न तैयार होते हैं। आप जो प्रश्न तैयार करोगे उस प्रश्न में यह शब्द, इनमें से किसी भी एक या दो शब्दों का प्रयोग आना चाहिए। इसीलिए ये शब्द आप ध्यान में रखिए कि प्रश्न में हमेशा इन्हीं शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम एक गद्यांश देखेंगे। छोटा गद्यांश है कि जैसे आपको कृति पत्रिका में हमेशा पूछा जाता है, उसी प्रकार का एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का गद्यांश होता है और किस प्रकार प्रश्न तैयार किया जाता है। तो गद्यांश को हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारतीय संगीत में देश के सभी भागों के संगीत का समावेश होता है। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का ओडिसी, आंध्र का कुचिपुड़ी तथा केरल का कथकली आदि नृत्य सारे देश में लोकप्रिय है। भारत में सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन हैं। सारे देश का एक संविधान, एक कानून, एक राष्ट्रध्वज तथा एक राष्ट्रगीत है। भारतीय सेना में सभी प्रांतों के सैनिक हैं। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों की राष्ट्रीय टीम में अलग-अलग प्रांतों के खिलाड़ी चुने जाते हैं। तो एक यह पद्यांश जो गद्यांश आपको दिया गया है, आप अगर एक या दो बार पढ़ लोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि भारत में जो विविधता है, भारत में अलग-अलग राज्यों में जो अलग-अलग लोग रहते हैं, वह अलग-अलग राज्यों के लोगों की संस्कृति किस प्रकार की है, वह किस प्रकार का पहराव करते हैं, पोशाक पहनते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका नृत्य कैसा है, भारत में विविधता होने के बावजूद भी एकता कैसे है, इस पर आधारित एक छोटा सा गद्यांश आपको दिया गया है। इसमें अलग-अलग राज्यों के जो नृत्य प्रकार है, उन नृत्य प्रकारों का जिक्र किया गया है और अंतिम में कहा गया है कि हमारा राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगीत एक ही है और भारतीय सेना के बारे में भी इस परिच्छेद में जिक्र आया है। तो इस गद्यांश को अगर आप एक या दो बार पढ़ लोगे तो आपके अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रश्न है कि पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए। अभी यह प्रश्न तैयार करने के बाद प्रश्न चिन्ह भी दिया गया है और प्रश्न में पूछा गया है कि पंजाब इस राज्य का जो लोक नृत्य है उसका नाम क्या है। अगर आप गद्यांश को पढ़ोगे तो दूसरी ही पंक्ति में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि पंजाब का वो लोक नृत्य प्रकार है भांगड़ा। तो इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए कि जिसका उत्तर गद्यांश में ही हो और उत्तर भी एक वाक्य या एक शब्द में ही आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है भांगड़ा। उसके बाद का दूसरा जो प्रश्न है, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। अभी
चौथी पंक्ति में इसका उत्तर आपको दिखाई देगा कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य है। उसका जवाब भी एक या एक शब्द में या एक पंक्ति में ही आ रहा है। अंतिम में प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह भी दिया गया है। तीसरा जो प्रश्न तैयार किया गया है वह है भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है। प्रश्न क्या कहा गया है कि भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है। इसका जवाब भी गद्यांश में ही आपको मिलेगा कि भारत के सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन है, केंद्र सरकार केंद्रीय सत्ता के अधीन है। इसके बाद प्रश्न के बाद भी प्रश्न चिन्ह दिया गया है। और चौथा जो प्रश्न है वह है कि भारतीय सेना में कहाँ के सैनिक है। और भारतीय सेना में कहाँ के सैनिक है, तो भारतीय सेना में सभी प्रांतों के सैनिक है। तो ये चारों प्रश्न अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको यह ध्यान में आ जाएगा कि सभी प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही दिया गया है और सभी प्रश्न के उत्तर एक ही वाक्य में आ रहे हैं। और सभी प्रश्न में जैसे मैंने पहले कहा था कि कितना, किसका, कैसे, क्यों, कहा, कहा, ये शब्द उसमें आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का गद्यांश जो है दिया जाएगा और इसके ऊपर ही गद्य का आकलन करके आपको प्रश्न तैयार करने हैं। और इस प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और 4 के 4 अंक आपको मिलने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका प्रश्न तैयार करने का है। मैंने इसके बारे में अभी जिक्र किया, उसका स्पष्टीकरण आपको दिया कि प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। यह सब समझने के बाद आपको प्रश्न तैयार करना आसान हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न अगर आप तैयार करते हो तो इस प्रश्न के लिए आपको 4 में से 4 अंक मिलेंगे। और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, अधिकाधिक सराव करना है, तो उसके बाद आपको अच्छी तरह से प्रश्न तैयार करते आएंगे। तो उपयोजित लेखन में से जो गद्य आकलन का भाग है, जो प्रश्न है उसको हमने देखा। उसके बाद हम दूसरा जो छोटा घटक है वृत्तांत लेखन का, उसका भी अध्ययन आज करने वाले हैं। तो वृत्तांत लेखन में यह प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5A में पहले नंबर पर आता है और इसके लिए 5 अंक है। और यह प्रश्न कहानी लेखन के विकल्प में आता है कि जैसे कि कृति पत्रिका के प्रश्न 5A1 में वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। इस कृति में एक विषय तथा स्थान का नाम दिया जाएगा, उस पर वृत्तांत तैयार करना है। वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि विषय दिए जा सकते हैं। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना का लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा वृत्तांत का शीर्षक भी देना चाहिए। इसके लिए 5 अंक है। कि विद्यार्थी मित्रों हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5A1 में वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। यह प्रश्न कहानी लेखन के विकल्प में होता है। इसके पहले हमने कहानी लेखन इस घटक का भी अध्ययन किया है। अब वृत्तांत लेखन करना है या तो कहानी लेखन करना है, मतलब इन दोनों में से किसी भी एक ही प्रश्न को आपको हल करना है। आप अगर कहानी लेखन करते हो तो वृत्तांत लेखन लिखने की जरूरत नहीं। अगर वृत्तांत लेखन लिखते हो तो कहानी लेखन लिखना जरूरी नहीं। मतलब यह दोनों भी प्रश्न एक दूसरे के विकल्प में आते हैं। तो इसके पहले हमने कहानी लेखन इस घटक का भी अध्ययन किया है। अब हम वृत्तांत लेखन किस तरह से किया जाता है यह देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। मतलब वृत्तांत लेखन में देखा कि अलग अलग विषयों पर वृत्तांत लेखन किया जाता है। जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम हो, स्कूल में जो शिक्षक दिन समारोह हुआ होगा उसका कार्यक्रम हो, स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम हो, यानी स्कूल में या किसी भी जगह पर जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का अगर वृत्तांत लिखना है, वर्णन करना है, तो वह वृत्तांत लेखन कहलाया जाता है। मतलब उस कार्यक्रम में जो व्यक्ति उपस्थित ना भी हो, उसे वृत्तांत लेखन पढ़ने के बाद वह कार्यक्रम किस तरह से हुआ होगा यह एक क्षण में ध्यान में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार का वृत्तांत होना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या है कि किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना या घटना का वर्णन करना।
तो घटना का अगर वर्णन करना है तो जो घटना आपने अपनी आंखों से देखी है, उस कार्यक्रम में, उस घटना में आप शामिल हो, तो ही आप अच्छी तरह से कर सकते हो। लेकिन विषय जो आपको दिए जाते हैं वो विषय इस तरह से होते हैं कि आपको उस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही मालूम हो और उसका वह कार्यक्रम किस तरह से हुआ होगा, इसका वर्णन आपको करना है। यह वर्णन करते समय जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वह भी अभी हम आगे देखेंगे। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। जो घटना सत्य हो उसी का वर्णन होता है, काल्पनिक घटना का वर्णन नहीं होता है। जैसे कि कहानी लेखन में हमने देखा था कि कहानी लेखन में आपको मुद्दे दिए जाते हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी तैयार करनी होती है। और कहानी लेखन में हमेशा काल्पनिक घटना ज्यादा से ज्यादा होती है, लेकिन इसमें कहानी लेखन में और इसमें फर्क क्या है कि वृत्तांत लेखन में आपको सत्य घटना का वर्णन किया करना पड़ता है। तो सत्य घटना मतलब जो प्रसंग हो, घटक हो, घटना हो, कार्यक्रम हो, कि जो कार्यक्रम हो चुके हो, उन कार्यक्रमों का वर्णन, विस्तृत वर्णन आपको वृत्तांत लेखन में करना है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध यानी जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ होगा, जिस क्रम से कार्यक्रम हुआ होगा, उसी क्रम से आपको वृत्तांत का लेखन करना है। कि उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि स्कूल में अगर किसी महान व्यक्ति की जयंती का कार्यक्रम हुआ हो और उस कार्यक्रम का वृत्तांत लेखन आपको अगर करना हो, तो कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष या प्रमुख अतिथि, इनके स्वागत समारंभ से लेकर कार्यक्रम के अंतिम समारोह और आभार मानने तक का सारा वर्णन शुरू से लेकर अंत तक आना चाहिए, उसमें उलटफेर ना हो। मतलब आपके ध्यान में आया होगा इस उदाहरण के जरिए कि आपको वृत्तांत लेखन जो करना है, उसी जो कार्यक्रम जिस घटनाक्रम से हुआ होगा उसी घटनाक्रम के अनुसार करना है। मतलब सबसे पहले अध्यक्ष का परिचय हो, कार्यक्रम का मतलब कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है, उसका जो उसकी जानकारी हो, अध्यक्ष अध्यक्ष का स्वागत हो, प्रमुख अतिथि का स्वागत हो, जो भी घटनाक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं, जो क्रम से हो रहे हैं, उनके उसी क्रम से आपको वृत्तांत का लेखन करना है। उन क्रम को उलट पुलट करना नहीं है, तो वो वृत्तांत लेखन परिणाम कारक नहीं होता। और अगर आप उस घटनाक्रम में उलट फेर कर देते हो तो इसका मतलब आपको वृत्तांत लेखन किस तरह से नहीं आ रहा है और आपको वृत्तांत लेखन क्या है ये समझ में ही नहीं आया है, ऐसा उसका अर्थ होता है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वृत्तांत लेखन करते समय हमेशा जो घटना क्रम से हुई हो उसी क्रम से आपको वृत्तांत का लेखन भी करना है। अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। मतलब वर्णन आपको इतना सजीव करना है कि उस कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित ना हो, उन्होंने भी वृत्तांत का अगर लेखन को पढ़ लिया तो उनको समझ आना चाहिए कि कार्यक्रम किस तरह से हुआ होगा। मतलब वह उस कार्यक्रम में उपस्थित ना भी हो तो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उस कार्यक्रम में हम उपस्थित थे, कि सारा जो जिक्र वृत्तांत में आया है, जो घटनाक्रम आए हैं, वह घटनाक्रम उनके आंखों के सामने तैयार होने चाहिए। इस प्रकार का वर्णन वृत्तांत लेखन में आना चाहिए। वृत्तांत समाचार पत्र और सामायिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। मतलब स्कूल में अगर कोई कार्यक्रम हो तो वह कार्यक्रम का वृत्तांत अगर किसी समाचार पत्र में देना हो तो उसके लिए ही वृत्तांत लेखन किया जाता है। समाचार पत्र हो या सामायिक पत्रिकाओं के लिए वृत्तांत लेखन किए जाते हैं। म्हणजे ज्याला आपण मराठीत म्हणतो की घडलेल्या घटनेवर बातमी तयार करणे, ती बातमी वृत्तांत लेखनामध्ये तयार करून ते वृत्तांत लेखन पेपरमध्ये किंवा वर्तमानपत्रामध्ये छापण्यासाठी दिलं जातं. विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते थे। जिस समय हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हर एक प्रकार के
वृत्तांत आपको उस समाचार पत्र में दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का वृत्तांत हो, सम्मेलन या समारोह का हो, नेताओं की सभाओं का हो, दुर्घटना के बारे में हो, इस सभी प्रकार के वृत्तांत हम समाचार पत्र में देखते हैं। अभी आपको वृत्तांत लेखन करते समय जो बात ध्यान में रखने हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए। मतलब जो वृत्तांत लेखन के लिए हमें विषय दिया गया है उसे सबसे पहले समझ लेना चाहिए। वह अगर आपको समझ में आएगा, विषय आपको समझ में आएगा तो ही आप वृत्तांत लेखन कर सकते हो। विषय समझने के बाद आपको अपने आप उस कार्यक्रम के अनुसार, उस विषय के अनुसार कार्यक्रम का घटनाक्रम अपने आप ध्यान में आ जाएगा और आपको वृत्तांत लेखन समझने के बाद अच्छी तरह से करते आएगा। और इसीलिए भी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास या सराव करना जरूरी है। उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखिए। कच्ची रूपरेखा तैयार करने के बाद आपको घटनाक्रम आपको एक जगह लिख लेना होगा और उस घटनाक्रम के अनुसार ही आपको वृत्तांत लेखन करना है। यानी कच्ची रूपरेखा आप पहले तैयार कर लीजिए। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए। अभी देखिए कि कार्यक्रम तो कभी कभी एक एक दो दो तीन तीन घंटे तक चलते हैं, लेकिन आपको वृत्तांत अगर लिखना है तो सारी की सारी घटनाएं आपको नहीं लिखनी है। उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि वह वृत्तांत यानी पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 या 5 मिनट लगे, इतना ही आपको वृत्तांत तैयार करना है। यानी आपको कार्यक्रम अगर 2-3 घंटे तक चला भी होगा तो भी अब वृत्तांत करते समय उसमें से जो महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं उनका ही वृत्तांत लेखन करना है। गौण बातें, जो महत्वपूर्ण बातें नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। मतलब मैंने पहले भी कहा कि घटना के क्रम के अनुसार आप अगर लिखोगे तो उसमें अपने आप एक सूत्रता आ जाएगी। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वृत्तांत में दिनांक, समय और स्थान, कार्यक्रम किस दिन हुआ, कौन सा समय था, किस स्थान पर हुआ और उस कार्यक्रम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रमुख अतिथि हो या व्यक्ति उपस्थित थे, उनका भी नाम और उनका जिक्र उसमें आना चाहिए। तो ही वृत्तांत लेखन परिणाम कारक होता है। क्योंकि पढ़ने वाले को यह समझ आना चाहिए कि यह कार्यक्रम या घटना किस जगह हुई, कब हुई और किस कौन से समय हुई, यह भी पढ़ने वालों को समझ आना चाहिए। इसीलिए वृत्तांत में हमेशा दिनांक, समय, स्थान और व्यक्ति विशेष के स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। जो घटना या कार्यक्रम हुआ हो उसका वर्णन किस तरह से होना चाहिए, सुंदर और सजीव। यानी पढ़ने वाले को वह कार्यक्रम में उपस्थित ना भी हो तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि वह स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित था। कहीं भी अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अस्वाभाविकता का मतलब है कृत्रिमता, दिखावटीपना जिसे कहते हैं, वह नहीं होनी चाहिए। कि जिस तरह से कार्यक्रम हुआ हो, जिस तरह से घटना हुई हो, उसी तरह से उसका वर्णन आना चाहिए। और अतिशयोक्ति भी ना हो। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो वह बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं वृत्तांत लेखन करना चाहिए। वृत्तांत घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए। जो जो घटना है वो छोटी छोटी घटनाएं अनुच्छेद में यानी परिच्छेद में लिखनी चाहिए। वृत्तांतों को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक भी देना चाहिए। जिस विषय पर आधारित आप वृत्तांत का लेखन कर रहे हो उसके लिए एक छोटा सा शीर्षक भी देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण देखते हैं तो आपको वृत्तांत लेखन किस तरह से किया जाता है वह भी समझ आ जाएगा। अब एक उदाहरण के लिए देखो, आपकी कृति पत्रिका में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए शिक्षक दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। भी शिक्षक दिवस जो मनाया गया था उसका वृत्तांत तैयार करना है। इसमें दिनांक भी दिया गया है 5 सितंबर 2018, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज प्रांगण रत्नागिरी। मतलब इसमें दिनांक भी आई है और स्थल भी आया है और कहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ था उस शहर का नाम भी है और समय भी दिया गया है सुबह 10 बजे। इतना ही आपको कृति पत्रिका में सवाल
आएगा, प्रश्न आएगा, यह पढ़ने के बाद आपको वृत्तांत का लेखन करना है। तो किस तरह से वृत्तांत का लेखन होगा, देखिए। अभी देखो, मैंने पहले कहा था कि वृत्तांत लेखन को शीर्षक भी देना है। यहाँ पे शीर्षक दिया गया है, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश, कार्यालय प्रतिनिधि। आप अगर समाचार पत्र पढ़ते होगे तो हर एक वृत्तांत के बाद उसके उसमें जो वह घटना किस जगह पर हुई है, किस दिन हुई है, उसका उल्लेख आता है। अभी हम शिक्षक दिवस पर वृत्तांत का लेखन कर रहे हैं। तो सबसे पहले रत्नागिरी 6 सितंबर 2018। अभी देखिए, प्रश्न में पूछा गया है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिन होता है, ये आपको सभी को मालूम है। और उसका वृत्तांत लेखन करने के बाद वह वृत्तांत आपको अगर समाचार पत्र में छपाई के लिए देना है तो वाकई में वो दूसरे दिन आएगा, उसी दिन नहीं आएगा। और इसीलिए यहाँ पर तारीख आ गई 6 सितंबर 2018। रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। अभी वह घटनाक्रम किस तरह से आता है, उसका वर्णन आ रहा है। आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कि प्रांगण में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया था। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। उस कार्यक्रम के लिए जो अध्यक्ष थे वह कॉलेज के या विद्यालय के प्राचार्य थे, वह रत्नेश पाटिल ने की। वृत्तांत लेखन करते समय अगर आपको इसी स्कूल से संबंधित किसी कार्यक्रम का वृत्तांत लेखन करना है तो हमेशा अध्यक्ष में अपने स्कूल के मुख्याध्यापक या विद्यालय के प्राचार्य का नाम आप लिख सकते हो। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। मैंने कहा कि घटनाक्रम से आपको वृत्तांत लेखन करना है, तो कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर अंतिम क्षण तक आपको वृत्तांत का लेखन करना है। तो सबसे पहला घटनाक्रम क्या था शिक्षक दिन का, तो समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। अभी 5 सितंबर यह जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका जन्मदिन है, वो उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिन कहलाता है और इसी दिन हम शिक्षक दिन मनाते हैं। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शॉल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। अभी यहाँ पे एक ही पंक्ति में आ गया देखो कि इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। वक्ताओं शब्द इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि अनेक वक्ताओं ने अपना भाषण किया होगा, अपने विचार प्रकट किए होंगे, लेकिन सभी वक्ताओं का इधर यहाँ पर जिक्र हुआ है क्या, तो नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि वृत्तांत लेखन में महत्वपूर्ण घटनाओं का ही उल्लेख आना चाहिए। इसी एक ही पंक्ति में सारे वक्ताओं का उल्लेख हो गया। देखिए कि इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। यानी देखिए कितने कम शब्दों में वृत्तांत का लेखन किया है। उस शिक्षक दिन के शुरुआत से लेकर अंतिम घटनाक्रम का उल्लेख यह वृत्तांत में आया है और कितने कम शब्दों में अच्छी तरह से वृत्तांत का लेखन किया है। तो इसी तरह का वृत्तांत लेखन आपको करना है। मैंने पहले भी कहा है कि वृत्तांत लेखन यह प्रश्न कहानी लेखन के विकल्प में होता है। या तो आप वृत्तांत लेखन अच्छी तरह से लिख सकते होंगे तो वृत्तांत लेखन का प्रश्न हल कीजिए। अगर आपको कहानी लेखन अच्छी तरह से आ रहा होगा तो कहानी लेखन का प्रश्न हल कीजिए। दोनों भी प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी एक ही प्रश्न के लिए अंक मिलेंगे। इसीलिए जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा, जो आप अच्छी तरह से लिख सकते होगे, वही प्रश्न आपको हल करना है। तो वृत्तांत लेखन किस प्रकार से किया जाता है यह भी हमने यहाँ पर देखा। मैं आशा करता हूँ कि यह दोनों भी घटक आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। एक
सबसे पहले हमने घटक देखा था गद्य आकलन का, कि जो आपको 4 अंक के लिए पूछा जाता है, और जो दूसरा घटक हमने देखा वृत्तांत लेखन का, वह आपको कृति पत्रिका में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह दोनों भी घटक आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और आप कृति पत्रिका में जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप अच्छी से अच्छी तरह से उस इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।